हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि अपने आप में देखे तो काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इन अपने अपने जगह पर गाइस देखे तो दोनों ही फंड काफी बेहतरीन निकल के आता है। तो गाइस, इन्वेस्टर लोगों के बीच में काफी कंफ्यूजन है कि भाई इन दोनों फंड में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों ही मिड कैप कैटेगरी के फंड को काफी डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगले 20 या 25 सालों के लिए। और गाइस, आपको बता दूं कि इन दोनों ही फंड में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि लंबे समय में आपको अकेले दम पे करोड़पति बनाने का दमखम रखता है। वहीं गाइस, साल 2023 में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतरीन हो सकता है स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो गाइस इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और वहां पे काफी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लंबे समय में ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं गाइस, आपने अभी तक भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और गाइस, आपको बता दूं कि यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने से आपको लाइफ टाइम कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, ना तो कोई मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ता है, ना ही कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज पे करना पड़ता है। और इसके साथ साथ गाइस, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है ये डीमैट अकाउंट, क्योंकि टाइम टाइम पे ये आपका जीरो ब्रोकरेज का जो ऑफर है वो लाते रहते हैं। अभी अगर आप जाके ओपन करते हैं तो आपको अगले 15 दिन तक कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। वहीं अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको ना ही अकाउंट ओपनिंग चार्ज पे करना पड़ता है और ना ही कोई एएमसी चार्जेस पे करना पड़ता है। तो जाइए फटाफट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं दो मिड कैप कैटेगरी के फंड को, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। इन इसके बाद गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का, एनएसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड का। तो इस फंड का जो फंड साइज है गाइस, ये काफी हाई साइड में देखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 42,731 करोड़ का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो ये काफी रीजनेबल देखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4,960 करोड़ का। मोटा मोटी कह सकते हैं आप कि 5,000 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एनए रखा हुआ है। तो गाइस, बात करें फंड साइज का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का फंड साइज जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एंड बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है ये काफी रीजनेबल देखने को मिलता है। गाइस, आपको बता दूं कि फंड साइज बहुत ज्यादा होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होता है। वहीं बात करें सबसे कम फंड साइज का, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि फंड साइज बहुत कम होता है तो बाई चांस अगर रिडम्पशन प्रेशर आ जाए उस केस में इस तरीके का जो फंड है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। वहीं बात करें ऐसा फंड का जिसका फंड साइज बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं देखे तो जो फंड मैनेजर है उसको काफी प्रॉब्लम होता है फंड को मैनेज करने में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में मान के चले कि जो एचडीएफसी मिड कैप फंड के जो फंड मैनेजर है उसको अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 1% डाइल्यूट करना है, तो उस केस में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, काफी डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है फंड मैनेजर को। लेकिन वहीं बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के फंड मैनेजर का, तो ये बड़े आसान तरीके से 1% डाइल्यूट कर पाएंगे, तो यहाँ से ना इफिशियंसी काफी बढ़ जाता है फंड का। जिसकी वजह से देखे तो लॉन्ग टर्म में आपका जो फंड का परफॉर्मेंस है उस पर इंपैक्ट आता है पॉजिटिव रूप में। तो यहाँ पे जिस फंड का फंड साइज जो रीजनेबल होता है वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो मेरे हिसाब से देखे तो यहाँ पे फंड साइज के मामले में एटलीस्ट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड यहाँ पे बेहतर दिख रहा है। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.88% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.73% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.82% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी सही दिखने को मिलता है।
हालांकि एचडीएफसी मिड का फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाइट सेट में जरूर देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड गाइस। बट गाइस ओवरऑल देखे तो एक्सपेंस रेशियो मुझे दोनों ही फंड का काफी सही लग रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। यहाँ पे बात करें गाइस लॉन्च डेट का या फिर फंड का एज का, तो पहले बात करें यहाँ पे एचडीएफसी मिड का फंड का, तो इस फंड का लॉन्च डेट निकल के आता है यहाँ पे आपका जनवरी 2013। तो इस फंड का एज देखे तो मोटा मोटी 10 साल या फिर 10 साल से थोड़ा ज्यादा हो चुका है। मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड की बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका फरवरी 2014 में, तो इस फंड को भी देखे तो मोटा मोटी 8 साल से ऊपर हो चुका है। एंड गाइस यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस एज के मामले में देखे तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, दोनों ही फंड काफी शानदार फंड है। एंड दोनों ही फंड का एज देखे तो 8 से 10 साल के बीच में फॉल करता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल दोनों ही फंड मुझे काफी सही दिखता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक करें गाइस। ये वीडियो बनाने में गाइस आपको दिख रहा होगा कि भाई 15 से 20 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन ये 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने के लिए इसके पीछे मोटा मोटी 7 से 8 घंटे देने पड़ते हैं। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड अप्रिशिएट करें। वहीं अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.87% का, मोटा मोटी 35% कह सकते हैं आप। बात करिए गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.9% का, मोटा मोटी 28% कह सकते हैं आप। एंड बात करिए गाइस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 1 ईयर में, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.04% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों ही फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को देखे तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन बात करें गाइस एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड का फंड, क्योंकि इस फंड ने आपको मोटा मोटी 35% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड एंड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.59% का। मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.59% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 3 ईयर में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.4% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है। इन दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन बात करें गाइस एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड गाइस। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो एचडीएफसी मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.62% का। मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.75% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का परफॉर्मेंस का लास्ट 5 ईयर में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.87% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड ने काफी सही तरीके से परफॉर्म करा हुआ है एंड अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म करा हुआ है लास्ट 5 ईयर में भी। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, तो फंड निकल के आता है अगेन यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों ही फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस दिखने को मिलता नहीं है दोनों फंड के परफॉर्मेंस के बीच में। हालांकि लास्ट 1 ईयर में जरूर आपका जो एचडीएफसी मिड का फंड है इसने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। लास्ट 3 ईयर में देखे तो दोनों फंड का परफॉर्मेंस मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है। एंड बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ भी दोनों फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड काफी जबरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.55% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.44% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड का फंड ने लास्ट 1 ईयर में काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका
29% का, ऑलमोस्ट 30% कह सकते हैं आप। इन बात करिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 3 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.41% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस मार्जिनली बेटर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, मोटा मोटे 1 से 1.5% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड काफी सही है पिछले 3 सालों में भी। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.34% का। एंड बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, जिसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है लास्ट 5 ईयर का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.45% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों फंड का परफॉर्मेंस मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का एसआईपी पे रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों ही फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में जरूर आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है इसने ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करा हुआ है, एंड इस फंड ने आपको मोटा मोटी 11-12% ज्यादा परफॉर्म करके दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। लेकिन बात करें लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखने को मिलता है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दोनों ही फंड का एसेट एलोकेशन का एंड इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें एसेट एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन का। तो जो पहला फंड है यानी कि एचडीएफसी मिड कैप फंड, इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है इक्विटी एसेट क्लास में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 92.5% का। बात करिए गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 86.34% का। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है इक्विटी एसेट क्लास में इन कंपैरिजन विद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका मतलब ये है एचडीएफसी मिड कैप फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड होने वाला है। बात करें गाइस डेट एलोकेशन का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है, इसीलिए आपको यहाँ पे 0% दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है डेट सिक्योरिटीज में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.38% का। तो मोटा मोटी 6.5% पैसे जाता है डेट सिक्योरिटी में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो गाइस इससे अगेन पता चलता है कि जो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये फंड थोड़ा सा ज्यादा सेफ हो सकता है इन कंपैरिजन विद एचडीएफसी मिड कैप फंड गाइस, क्योंकि ये फंड डेट सिक्योरिटीज या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में भी थोड़े बहुत पैसे डालता है। एंड डेट सिक्योरिटीज या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट कंपैरेटिवली कम रिस्की माना जाता है अगर आप कंपेयर करते हैं इक्विटी एसेट क्लास से। तो बात करिए गाइस कि इन दोनों ही फंड के पास कैश कितना बचा हुआ है या फिर कैश कितना रखा हुआ है अपने हाथ में। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का, तो इस फंड के हाथ में जो कैश पड़ा हुआ है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.46% का। वही बात करिए गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड के पास जो कैश निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.28% का। तो इस फंड का भी कैश देखो तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, सिर्फ फर्क आता है डेट सिक्योरिटीज या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट के मामले में। वहां पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 6 या फिर 6.5% ज्यादा पैसे डालता है, लेकिन एचडीएफसी मिड कैप फंड बिल्कुल भी पैसे नहीं डालता है डेट सिक्योरिटीज में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट में। तो गाइस एसेट एलोकेशन के मामले में देखे तो मुझे दोनों फंड अच्छा लगता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों फंड का अपना फिलॉसफी है, दोनों फंड का अपना स्ट्रेटेजी है। एक फंड डेट सिक्योरिटी में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है, दूसरा फंड डेट सिक्योरिटीज में थोड़ा बहुत पैसे डालता है, जिस वजह से ये फंड थोड़ा सा सेफर हो जाता है। फर्दर बात करेंगे इसकी दोनों फंड जो पैसे इक्विटी में डालता है वहां से किस किस कैटेगरी के स्टॉक में कितना पैसे डालता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन का। तो पहले बात करेंगे इस लार्ज कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो एलोकेशन जाता है लार्ज कैप स्टॉक में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.71% का। बात करेंगे इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन जाता है लार्ज कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.5% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एलोकेशन काफी सही दिखने को मिलता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, ये फंड ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 63.56% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन जाता है मिड कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56.94% का, मोटा मोटी 57% कह सकते हैं आप। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का एलोकेशन काफी सही दिखने को मिलता है। एक फंड थोड़ा सा ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है मिड कैप स्टॉक्स में और दूसरा फंड थोड़ा सा कम पैसे इन्वेस्ट करता है मिड कैप स्टॉक्स में। तो यहाँ पे दिक्कत मुझे लगता नहीं है, दोनों फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है, क्योंकि एक फंड के पास पैसे ज्यादा है इक्विटी में डालने के लिए और दूसरे फंड के पास में पैसे थोड़े से कम है इक्विटी में डालने के लिए, क्योंकि दूसरा फंड डेट सिक्योरिटी या फिर डेट एसेट क्लास में भी पैसे डालता है। बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो एलोकेशन जाता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.73% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन जाता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.56% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस दोनों ही फंड देखे तो अपनी जगह पे
काफी सही तरीके से पैसे को अलोकेट कर रहा है अक्रॉस द कैटेगरी। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का। तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.5% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.9% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 5 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.96% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन मोटा मोटी जो अपना कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में दिखने को मिलता है। तो जिससे ये पता चलता है कि जो आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड है, इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं है इस फंड का। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए तो जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो कम हो जाता है एचडीएफसी मिड कैप फंड का। वही बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है अपने टॉप 5 स्टॉक्स में, मोटा मोटी 37% का। इसका मतलब ये है कि ये फंड हाईली डिपेंडेंट है अपने टॉप 5 स्टॉक्स में। अगर वो टॉप 5 स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, उस केस में इस फंड का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर वो टॉप 5 स्टॉक काफी बेहतरीन परफॉर्म करेगा, तो उस केस में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन भी हो सकता है। बात करेंगे इस टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 33.17% का। बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कंसंट्रेशन का टॉप 10 स्टॉक्स में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 60.98% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.73% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कंसंट्रेशन, टॉप 10 के मामले में भी देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड काफी कम पैसे इन्वेस्ट करता है अपने टॉप 10 स्टॉक्स में इन कंपैरिजन विद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मोटा मोटी 61% पैसे इन्वेस्ट करता है टॉप 10 स्टॉक में, जो कि गाइस देखिए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हाईली डिपेंडेंट है अपने टॉप 10 स्टॉक्स के ऊपर गाइस। बात करें गाइस टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है गाइस टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.18% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.79% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का कंसंट्रेशन का टॉप 3 सेक्टर में, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.12% का। तो गाइस टॉप 3 सेक्टर के मामले में भी देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का कंसंट्रेशन कम है अपने टॉप 3 सेक्टर में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे ओवरऑल एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का कंसंट्रेशन अक्रॉस द कैटेगरी काफी कम या फिर मोटा मोटी जो अपना कैटेगरी एवरेज है उसी के आसपास में देखने को मिलता है। लेकिन बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का कंसंट्रेशन लेवल काफी ज्यादा है, वो चाहे बात करें आप टॉप 5 स्टॉक्स का या फिर टॉप 10 स्टॉक्स का या फिर टॉप 3 सेक्टर का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पहला फंड है यहाँ पे आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड। इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.32 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.67 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.31 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, एंड अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा कम जरूर दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर एचडीएफसी मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। बात करें गाइस साप रेशियो का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.86 का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो फंड का जो साप रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.14 का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का साप रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.69 का। तो गाइस साप रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का साप रेशियो काफी शानदार दिखने को मिलता है। बट गाइस बात करें सबसे बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ साप रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस। वही गाइस बात करें अल्फा का, तो यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.26% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.04% का। बात करें इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.1% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। बट गाइस बात करें एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो फंड निकल के आता है यहाँ पे अगेन आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस
द पैरामीटर मुझे मोतीलाल ओस्वाल मिड फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन भी कम है, शार्प रेशियो भी देखे तो ज्यादा है, एंड अल्फा भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसीलिए आपका जो मोतीलाल ओस्वाल मिड फंड है काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिस्क रेशियोज गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने दो फंड को कवर किया था। पहला फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड, दूसरा फंड है आपका यहाँ पे मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड। दोनों ही फंड गाइस देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। तो ओवरऑल देखे गाइस तो दोनों फंड काफी शानदार है। अगर आप बात करते हैं रिसेंट पास का, तो यहाँ पे आपका जो मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड है ज्यादा बेहतर दिख रहा है। हालांकि एचडीएफसी मिड कैप फंड एंड मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो दोनों फंड देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे परफॉर्म कर रहा है। बट गाइज हमने देखा कि जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है, इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा है, एंड मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड का फंड साइज काफी रीजनेबल देखने को मिलता है। सिमिलरली गाइज हमने रिस्क रेशियोज के मामले में भी देखा कि आपका जो मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। वहीं बात करें गाइज पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर निकल के आता है। तो गाइज बात करें ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे आपका जो मोतीलाल ओस्वाल मिड कैप फंड, ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गाइज कि आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड, ये फंड खराब है। ये फंड भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बट ध्यान रहे, इस फंड का फंड साइज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। यही एक कंसर्न है गाइज जो कि मुझे दिक्कत दे रहा है इस फंड के लिए। तो गाइज आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए फटाफट अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।